तो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया में, आपके साथ तहसीन फातिमा। लखनऊ से बैठक से जुड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। सीएम योगी टीम 11 के साथ बैठक समीक्षा की है। दरअसल रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर एनएसए लगेगा। अगर कोई भी कालाबाजारी करेगा उसकी खैर नहीं है, तो वहीं एनएसए और गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा अगर कोई रेमडेसिविर का कालाबाजार करता है। रेमडेसिविर समेत अन्य दवाओं की कोई कमी नहीं है, ये कहा गया है। सभी जिलों में रेमडेसिविर समेत अन्य दवाएं उपलब्ध हो, दवाई की कोई किल्लत हो ना हो और ऐसे में मरीजों को कोई परेशानी ना हो, ये निर्देश दिए हैं। देश की सभी औद्योगिक इकाइयों से संपर्क कर ऑक्सीजन आपूर्ति कराई जाए, ये भी दिशा निर्देश दिया गया है। ऑक्सीजन की आपूर्ति की एमएसएमई मंत्री और एसीएस एमएसएमई करे मॉनिटरिंग, ये कहा गया है। डीआरडीओ की मदद से 2 से 3 दिन में बन जाएगा 220 सिलेंडर वाला ऑक्सीजन प्लांट, ये भी कहा है। तो बलरामपुर हॉस्पिटल में 225 बेड को बढ़ाकर 700 किए गए हैं। 100 बेड वाले अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएं, ये निर्देश दिया है। प्रदेश में प्रतिदिन 2 लाख टेस्ट हो रहे हैं, उन्हें और विस्तार दिया जाए। लखनऊ, बनारस, प्रयागराज में बेड्स की संख्या दोगुनी की जाए, ये निर्देश दिए हैं। एसके वाजपेयी लखनऊ से लाइव जुड़ गए इस खबर पर जानकारी के साथ। अगर बात किया जाए एसके वाजपेयी बैठक को लेकर, बैठक में जो सारे निर्देश दिए गए, इससे ये लगता है कि अब जल्द से जल्द कोरोना पर रोकथाम हो जानी चाहिए। बिल्कुल, मेडिकल तौर पर किस तरीके से चीजों को बेहतर किया जाए उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 11 की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। हालांकि वो स्वयं संक्रमित हैं, लेकिन बावजूद इसके वो लगातार उत्तर प्रदेश को कोरोना जैसी महामारी से किस तरीके से बचाया जाए, कैसे बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, उसको लेकर लगातार अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। हालांकि ये सब वर्चुअली हो रहा है। आज मुख्यमंत्री ने साफ किया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन या ऑक्सीजन की अगर कालाबाजारी कहीं भी पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर या फिर उनके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए, जो निश्चित है। एक सख्त संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी पुलिस और प्रशासन के अफसरों को दे दिया है कि कहीं पर भी इसकी कालाबाजारी ना हो। जहां तक ऑक्सीजन प्लांट का सवाल है, मुख्यमंत्री ने साफ किया कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर 220 सिलेंडर क्षमता वाला एक नया प्लांट ऑक्सीजन का, जो कि डीआरडीओ के सहयोग से बना, वो तैयार हो जाएगा। अगले प्रत्येक सप्ताह में 3 नए ऑक्सीजन प्लांट पूरी उत्तर प्रदेश भर में बनाए जाएंगे, जिसमें कुल इनकी संख्या 10 होगी, जिसमें से एक पीजीआई में चालू भी हो चुका है। उसके अलावा जो रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर लगातार बात चल रही थी कि वो नहीं मिल रहा है, लोगों को समस्या हो रही है, कालाबाजारी हो रही, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि आज ही 25 से 30 हजार नई बॉयल्स रेमडेसिविर की उत्तर प्रदेश को मिल जाएंगी। अगले 3 से 4 दिनों में बड़ी खेप उत्तर प्रदेश को रेमडेसिविर इंजेक्शन की मिलेगी, जिसको लेकर बातचीत हो चुकी है। साथ ही साथ ऑक्सीजन को लेकर भी केंद्र से 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की बात हो चुकी है, जिसको लेकर अफसरों को निर्देशित किया है कि वो अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को बात करें और जहां जैसी जरूरत है उस हिसाब से केंद्र सरकार से इस आवंटित कोटे से ऑक्सीजन प्राप्त करें। साथ ही साथ में जो ऐसे इस लिहाज से बहुत ज्यादा अब टीम 11 को काम करना होगा। देखिए, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी कमी बहुत ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि कालाबाजारी हो रही है। उस पर ध्यान कौन देगा, कौन सबसे ज्यादा इस पर काम करेगा, इसको लेकर क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? बिल्कुल निश्चित है। इसको लेकर अब मंत्री सुरेश खन्ना जो कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। उसके अलावा अतुल गर्ग जो कि चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री हैं, साथ ही साथ में जय प्रताप सिंह जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी ये लोग देखेंगे कि किस तरीके से चीजों को बेहतर किया जाए। साथ ही साथ जो नए मेडिकल कॉलेज हैं उनकी मान्यता देने के लिए भी अब उत्तर प्रदेश सरकार ने मानक तय कर दिए हैं। मतलब अगर 100 बेड का कोई हॉस्पिटल निजी हॉस्पिटल बनाता है तो ऐसी स्थिति में उसके लिए अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट लगाना अनिवार्य होगा, जिसके निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं ताकि वहां पर ऑक्सीजन की कोई समस्या ना हो। साथ ही साथ अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें, जहां सबसे ज्यादा संक्रमण है, तो वहां के 3 हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें केजीएमयू है, उसके अलावा बलरामपुर है, या फिर अगर हम बात करें राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान रिसर्च सेंटर की, तो वहां के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि इन सभी जगहों पर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के तौर पर जहां ये कार्य कर रहे हैं, वहां पर इनके बेड्स की संख्या बनाई जाए। जहां पर बलरामपुर कोविड
कोविड हॉस्पिटल 255 बेड के साथ क्रियाशील है, तो ऐसी स्थिति में उसकी संख्या 700 तक की जाए। तो ये वो महत्वपूर्ण कदम है जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज उठाए हैं और अफसरों को निर्देशित किया है। साथ ही साथ में जो ऐसे ऑक्सीजन प्लांट हैं जो निजी तौर पर हैं, जो विभिन्न हॉस्पिटल को ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, ऐसे सभी प्लांट से समन्वय बिठाकर जो उनके आसपास के हॉस्पिटल्स हैं वहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। तो ये लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जिसमें यह कोशिश की जा रही है कि जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाए। जो होम क्वारंटीन में हैं उनको लेकर भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि उनको 1 सप्ताह की मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाए। मतलब उसमें जो भी चीजें उनके लिए जरूरी हैं, चाहे वो गाइडलाइन हो या उसके अलावा होम क्वारंटीन के दौरान उनकी दिनचर्या क्या होगी, वो कौन सी दवाइयां और किस समय पर क्या खाएंगे, ये सारी चीजें उनको किट के साथ 1 सप्ताह के पूरे रूट चार्ट को देकर कहीं ना कहीं उन पर प्रतिदिन कोविड कंट्रोल रूम सेंटर से नजर रखी जाए। साथ ही साथ में जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है उससे भी लगातार पूरे जिलों पे नजर रखी जाए, उनसे लगातार संवाद किया जाए। अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तो उसको तत्काल दूर करने की कोशिश की जाए। समस्याएं को ही सबसे ज्यादा दूर करना है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी बहुत ज्यादा हो रही, शिकायतें भी बहुत आ रही है। अब देखना यह कि इसकी आपूर्ति कैसे होती है। बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी तमाम जानकारी देने के लिए। तो वहीं यूपी में कोरोना का तांडव लगातार जारी है और ऐसे में करीब 30,596 नए केस सामने आए हैं। कुल संक्रमितों का आंकड़ा अब पहुंच चुका है 8,51,620 तक। तो अब तक कुल 9,830 लोगों ने जान गंवा दी है कोरोना की वजह से। पिछले 24 घंटे में 2,36,492 सैंपल की जांच हो चुकी है। तो इस पर लगातार अभियान जारी है। टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया जाए, कांटेक्ट ट्रेसिंग बढ़ाया जाए और साथ ही साथ ट्रीटमेंट भी अच्छा हो, सभी पर जोर दिया जा रहा है। प्रयागराज से आलोक मालवीय जुड़ गए हैं जानकारी देने के लिए। अगर प्रयागराज की बात किया जाए, क्या स्थिति अब बनती हुई दिखाई दे रही है? कर्फ्यू लगा हुआ था रविवार के दिन, कर्फ्यू का क्या अच्छा खासा असर देखने को मिला? कुछ संख्या कोरोना की घटी वहां पर? जी बिल्कुल नहीं। 35 घंटे के कोरोना के कर्फ्यू के दौरान लोग अपने अपने घरों में रहे और जैसे ही कर्फ्यू खत्म हुआ वो बेतरतीब तरीके से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के साथ ही सामानों की खरीदारी करते हैं। ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का उन्होंने पाठ पढ़ा और ना ही फेस पर मास्क लगाया। तो जिस तरह से प्रशासनिक अमला जुटा रहा पूरी तरह से सैनिटाइजेशन करने में, और सैनिटाइजेशन के बाद पूरी जो पब्लिक है वो सड़कों पर आ गई और सड़कों पर आने के साथ उसने सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ भी भूल गई। इसके साथ ही मैं आपसे बात करूंगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय इतिहास में पहली बार अपनी परीक्षाओं को ऑनलाइन ले रहा है। तो पूरब का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पहली बार कोरोना के कारण ऑनलाइन परीक्षा न होकर पूरी तरह से सेंट्रलाइज परीक्षाएं होने जा रही है। अभी तक जो परीक्षार्थी थे वो क्लासों में आकर अपनी परीक्षाएं देते थे, लेकिन अब वो अपने घरों पर बैठकर ऑनलाइन परीक्षाएं देंगे। इसको लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। तो वहीं विश्वविद्यालय के हॉस्टल को भी कोविड सेंटर बनाने के आदेश दिए गए थे, उस पर कैसे काम चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज में पूरब का ऑक्सफोर्ड है और पूरब के ऑक्सफोर्ड के जो हॉस्टल्स है उनको हॉस्पिटल में तब्दील किया जा रहा है। तो हॉस्टल के जो बच्चे हैं उन्हें उनके घरों की ओर जाने के लिए कह दिया गया है और इसके साथ ही हॉस्टल कल तक पूरी तरह से खाली हो जाएंगे और उनको हॉस्पिटल बनाने का काम जोर शोर से शुरू हो जाएगा। स्थिति वहां पर ठीक हो और ऐसे में कोरोना संक्रमितों की संख्या तभी घटेगी जब लोगों के बीच जागरूकता फैलेगी। क्योंकि आपने खुद बताया आलोक की जब कर्फ्यू खत्म हुआ तो लोग बेतहाशा सड़कों पर निकले, ऐसे में कैसे संभव हो पाएगा, कैसे कोरोना पर रोकथाम होगी? खैर शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण जारी है। लखीमपुर खीरी में 1 बजे तक 39.55% मतदान पड़े हैं। तो वहीं प्रतापगढ़ की अगर बात किया जाए तो 1 बजे तक 30.37% मतदान पड़े और बागपत की अगर बात किया जाए तो बागपत में 41.7% मतदान पड़े हैं। ये 1 बजे का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं कितने प्रतिशत मतदान पड़े हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं कड़ी धूप तो है, कोरोना का प्रकोप भी है, लेकिन उत्साह कम नहीं है। लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं और काफी इंतजाम वहां पर किए गए हैं कोरोना के लिहाज से। प्रोटोकॉल का पालन हो, वहां पर सैनिटाइजेशन का भी काम हुआ और फिर उसके बाद
इस चीज का जरूर ख्याल रखा गया कि लोग वहां पर पहुंचे सोशल डिस्टेंस के साथ और साथ ही साथ मास्क चेहरे पर जरूर रहे। तो खबर अमरोहा से मतदान के दौरान फायरिंग, बूथ पर फायरिंग का मामला सामने आया है। तो ऐसे में फायरिंग के बाद हड़कंप समझ गया, पूर्व प्रधान पर विपक्षियों ने फायरिंग की है, यह खबर मिल रही है। फायरिंग के बाद गांव में पुलिस बल तैनात कर दी गई है ताकि हालात बेकाबू ना हो। गजरौला के आरकपुर माफी बूथ का ये मामला है जहां पर फायरिंग हुई है। यह तस्वीर आपके सामने देखिए, खुलेआम यहां पर एक दूसरे पर वार किया जा रहा है। ऐसी तस्वीर आम हो गई है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पंचायत चुनाव चल रहा है और इस दौरान अपने प्रत्याशियों के समर्थन में समर्थक अक्सर ऐसे कदम उठा लेते हैं। इसमें पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखिए तस्वीर आपके सामने, किस तरह से बेतहाशा एक दूसरे पर टूटे पड़े हैं और पत्थर से वार कर रहे हैं। फायरिंग हुई है, यह खबर मिल रही है, फायरिंग की गई है, एक दूसरे पर वार भी किया जा रहा है। यहाँ पर महिलाएं भी शामिल है, आप महिला भी देख सकती हैं, आसपास के लोग बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमरोहा की यह खबर है, अमरोहा की यह तस्वीर। फायरिंग के बाद गांव में तनाव बना हुआ है, लोग अपने आप को बचाते हुए भी दिख रहे हैं। आप देखिए किस तरह से बेतहाशा, किसी चीज का ख्याल नहीं है, एक दूसरे पर वार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमरोहा से प्रवीजीत संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए जानकारी के साथ। प्रवीजीत, पहले तो जानना चाहेंगे ये किन दो पक्षों में लड़ाई हुई है, क्या फायरिंग सच में वहां पर हुई है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, यह पूरा मामला जो है जोया वो गजरौला ब्लॉक का है, जहां पर जो आरकपुर गांव पड़ता है। यहाँ पर दो पक्षों में जो है दोनों ही पक्ष दावेदार हैं प्रधानी के, उसी को लेकर के जो है किसी मतदान को लेकर इनमें नोकझोंक हुई थी। उसके बाद में जो है यहाँ पर फायरिंग तक हुई, आप साफ तौर पर जो है इस वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद में जो है पूरे आलाधिकारी हरकत में आए और जो पुलिस अधीक्षक सुनीति हैं उन्होंने मौके पर जाकर जो है जाकर के जायजा लिया। जायजा लेने के बाद जो है घटना स्थल का और जो पुलिस बल है वहां पर पूरी भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है और अब जो सुचारू रूप से दोबारा से मतदान को शुरू किया गया है। स्थिति इस तरीके से बिगड़ी क्यों? तस्वीर हम देख सकते हैं कि एक महिला हाथ में पिस्टल लिए हुए है, वो फायरिंग कर रही है। फायरिंग किसने की और उस पर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? अभी की स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो पुलिस अधीक्षक का कहना है, उन्होंने बताया है कि 3 टीमें गठित कर दी गई हैं। जो 2 आरोपी हैं वो मौके से फरार हो गए हैं। 2 युवक थे जिन्होंने फायरिंग की थी। फायरिंग करने के बाद से जो दोनों ही फरार है और जो टीमें हैं उनको घर पर सवाल इस बात का है के लिए जी प्रवीजीत, सवाल इस बात का है, पुलिस इस कदर वहां पर तैनात है, ऐसे हालात बन कैसे गए? पुलिस की नाक के नीचे ऐसा हो कैसे गया? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल जो है पुलिस पर भी खड़ा होता है। जब पुलिस बल वहां पर तैनात था तो ऐसा क्यों हुआ? लेकिन जब हालात बेकाबू हो जाते हैं तो पुलिस भी फिर जो है मुकदर्शक ही बनी रहती है। उसके बाद में जो है अब फिलहाल जो मतदान है वो सुचारू रूप से चल रहा है। जी प्रवीजीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अभी मतदान फिलहाल वहां पर फिर से चल रहा है, स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया है, पुलिस बल वहां पर पहुंची हुई है। बागपत का रुख कर लेते हैं। मतदान के दौरान 2 पक्षों में फायरिंग का मामला सामने आया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। बड़ी संख्या में मौके पर पुलिस बल तैनात है। वोटर को धमकाने को लेकर बवाल हुआ। कोतवाली बड़ौद क्षेत्र के मलकपुर गांव का ये मामला है। कैसे बैठाया? तू कैसे बैठाया? तो ये देखिए तस्वीर आपके सामने, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया स्थिति को नियंत्रण करने के लिए। यहां पर भी फायरिंग का मामला सामने आया है। आखिर फायरिंग हो क्यों रही है? जब माना गया था कि संवेदनशील, अति संवेदनशील बहुत सारे केंद्र हैं, वहां पर पुलिस बल तैनात है, उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति बनती हुई क्यों दिखाई दे रही है? क्यों वहां पर प्रत्याशियों के समर्थक भिड़ते दिखाई दे रहे हैं? बागपत की ये तस्वीर, इससे पहले हमने अमरोहा की तस्वीर दिखाई थी, वहां पर भी फायरिंग हुई थी। उधर बदायूं से खबर मिल रही है, ग्रामीणों ने किया पंचायत चुनाव का बहिष्कार। अकोली गांव ने किया ग्राम पंचायत चुनाव का बहिष्कार। ग्राम पंचायत चुनाव में बहिष्कार, पूर्व प्रधान से नाराज है पूरा गांव।
विकास कार्य न होने के चलते चुनाव का बहिष्कार किया है। समझाने के बजाय पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। समझाने के बजाय पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अकोली गांव ने ग्राम पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया। पूर्व प्रधान से दरअसल नाराज है। विकास कार्य नहीं हुआ गांव में और यही वजह है कि वहां के लोग बहिष्कार करते हुए दिखाई दे रहे। पुलिस ने समझाया नहीं, समझाने के बजाय लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की बर्बरता भी यहां पर दिखाई दी। तो पूर्व प्रधान से नाराज गांव वासियों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। हालांकि किसी को समझाना चाहिए, लेकिन वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। खबर प्रतापगढ़ से, दो प्रत्याशियों में जमकर मारपीट हुई है। दोनों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले हैं। यह खबर मिल रही है। सूचना के आधे घंटे बाद पुलिस प्रशासन पहुंचा। मतपेटी लेकर प्रत्याशी भागे हैं। यह खबर मिल रही है। पट्टी कोतवाली विरौती बूथ का ये मामला है। ये तस्वीर आपके सामने देखिए। ये तस्वीर हर जिले से निकलकर सामने आ रही है। अब ये प्रतापगढ़ की, जहां पर एक दूसरे पर वार किया जा रहा है। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए पुलिस प्रशासन आखिर बेबस क्यों नजर आ रहा है? क्यों ऐसी तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर स्थिति को नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। आप खुद देखिए यहाँ पर किस तरह से भागा दौड़ी भी नजर आ रही है। ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर ईंट पत्थर भी चला है। दो प्रत्याशियों में जमकर मारपीट हुई है। जमकर ईंट पत्थर चले। सूचना के आधे घंटे के बाद पुलिस पहुंची। ये देखिए, मतपेटी लेकर प्रत्याशी भागे हैं। इस तरीके के काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कानूनन जुर्म है। इस तरीके से एक दूसरे पर वार भी कर रहे हैं। बेतहाशा जीत की होड़ है ये, या फिर जनता के बीच एक गलत ही मैसेज दे रहे हैं। कहीं पर बहिष्कार हो रहा है, कहीं पर खून खुआरा हो रहा है, कहीं पर लाठीचार्ज हो रहा है, कहीं पर फायरिंग हो रही है। चुनाव के बीच दूसरा चरण चल रहा है पंचायत चुनाव का। हालांकि कई पुलिस बल यहां पर तैनात किए गए। पीठासीन भी तैनात किए गए, कर्मचारी भी तैनात किए गए, अधिकारी भी तैनात किए गए। आखिर स्थिति इस तरीके से अति संवेदनशील क्यों बन रही है? चलिए, फैजल खान संवाददाता खबर पर जुड़ गए जानकारी के साथ। पंचायत चुनाव चल रहा है, लेकिन बात अगर किया जाए वोट प्रतिशत की, तो वोट प्रतिशत कितने हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, बिजनौर में वोट प्रतिशत अगर बात करें 1 बजे की, तो 40% तक वोट प्रतिशत हो चुका है। ये कोरोना काल और एक रमजान की वजह से वोट प्रतिशत कम हो पा रहा है। ये लोग कम निकल रहे हैं घर से बाहर। सब सोच रहे हैं कि शाम के टाइम जब खत्म हो जाए तभी वोट करें। और दूसरा कारण कोरोना दिखाई दे रहा है। तो कोरोना में एक तो लंबी थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में प्रशासन लगा हुआ है। कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि सैनिटाइजर तक भी मौजूद नहीं है बूथों पे। कहीं सैनिटाइजिंग मशीन नहीं है बूथों पे। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन सहयोग में लगा हुआ है। कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही दिखाई दे रही है। कुछ लोग मोबाइलों में बात करके दिखाई दे रहे हैं, ड्यूटी पर कम ध्यान दे रहे हैं। जी, लेकिन इस तरीके की लापरवाही क्यों? जब तमाम कर्मचारी, पीठासीन अधिकारी तैनात पहले से कर दिए गए, तो लापरवाही क्यों हो रही बेतहाशा? अगर बात किया जाए कोरोना प्रोटोकॉल की, तो वहां पर पुलिस प्रशासन ना कोई मारपीट, बूथों का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं मच रहा है। अगर कोई पास में खड़ा भी हो रहा है, मोबाइल लेकर आ रहा है, तो उसको समझा के भेज दिया जा रहा है। लोग आसपास नहीं रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि पुलिस प्रशासन इस अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगर बात करें प्रोटोकॉल की, तो पुलिस प्रशासन ढीला नजर आ रहा है।
चलिए, शुक्रिया फैसल तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि न्यूज़ वन इंडिया आपसे अपील करेगा, अगर आप वोट डालने जा रहे हैं तो 2 चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। मास्क लगा के जाएं, 2 गज की दूरी बनाएं, और जब वहां से लौटे या फिर घर से बाहर निकले तो हाथ को सैनिटाइज ज़रूर करें, जिससे आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।